नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार प्रभाकर। आज मैं 7वीं और 8वीं कक्षा को भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। भाषा, सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जान लेते हैं। अपने विचारों और भावों को अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हमारे पास कई उपाय होते हैं, कई साधन होते हैं। कभी आप लोगों ने अपने घर में छोटे भाई बहन को देखा होगा कि वह जो है रोकर हंसकर अपने मन की बात को प्रकट करता है कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है या कोई कष्ट है। दूसरा देखा होगा, एक गूंगा व्यक्ति, अपने समाज में देखा होगा, एक गूंगा व्यक्ति संकेतों या अस्पष्ट संकेत या अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा अपने विचारों या भावों को प्रकट करने की कोशिश करता है। बच्चों, कभी आपने जरूर रेलवे स्टेशन पर गया होगा, वहां देखा होगा कि रेल का गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी चलने का आदेश देता है। परंतु इन अस्पष्ट ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। शब्दों द्वारा विचारों को आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। शब्दों द्वारा व्यक्ति अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा एक ऐसा साधन है। क्या? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव भावों या विचारों को क्या करता है? अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा के रूप। भाषा के रूप, तो बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के
दो रूप होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा और दूसरा जो है मौखिक भाषा। तो बच्चों जान लेते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं समझना है। जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर विचारों को समझा अथवा समझाया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग जान लेते हैं पुस्तकों में क्या होता है, लिखा होता है, वो पढ़कर हम लोग समझते हैं। समाचार पत्रों में, चिट्ठी पत्रियों में, क्या चिट्ठी पत्रियों में इस लिखित भाषा को प्रतिदिन हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है मौखिक भाषा। दूसरा मौखिक भाषा, हमारे मुख से जो भाव निकलकर हमारे विचारों या भावों को दूसरे के कानों तक पहुंचाती है, वही मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। क्या? कथित भाषा। भाषा का रूप क्या होता है? बदलता रहता है। भाषा के जो रूप यानी कथित भाषा भी कहते हैं, और कथित भाषा का जो रूप होता है क्या होता है? वो बदलते रहता है। तो ये तो भाषा के रूप था, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसमें सांकेतिक भाषा को भी पढ़ना है। क्या? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को भी पढ़ना है। क्योंकि सांकेतिक भाषा से ही मौखिक भाषा का विकास हुआ है। सांकेतिक भाषा थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। कई बार मन के अनेक भाव हम शारीरिक हाव भाव द्वारा भी प्रकट करते हैं। जैसे क्रोध में आंखें निकालकर संकेत करते हैं। क्रोध में आंखें निकालकर संकेत करते हैं। बोलते समय अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए भी हाथों का संकेत करते हैं। हाथों का संकेत करते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही बोलता नहीं है,
वह जो है हाथ के द्वारा संकेत करता है, या हाथ के संकेत से आने जाने वाली जो यातायात के जो साधन होते हैं उसे वह रोकता है और जाने का भी इशारा करता है। रोकने का भी इशारा करता है अपने हाथों से और जाने का भी इशारा अपने हाथों से करता है। यद्यपि मौखिक भाषा का संकेतों से ही विकास हुआ है। क्या? सांकेतिक यानी संकेतों, ये जो मौखिक भाषा जो है संकेतों से ही इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। इस प्रकार शारीरिक अंगों तथा भाव संकेतों से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोली। बोली जो है यानी बोली से तात्पर्य क्या है? बोली का तात्पर्य क्या है जिसे बोला जाए? बोली से तात्पर्य है जिसे बोला जाए। यह किसी छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। कौन? बोली। यह भाषा का ऐसा रूप है जो कुछ दूरी होने पर ही अपना रूप बदलता रहता है। अपना एक निश्चित यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप है। यह भाषा का ऐसा रूप है जो कुछ दूरी पर ही अपना रूप बदलता रहता है। यह बोलने में ही प्रयोग होती है तथा प्रायः बोली से या बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बोली को इस तरह हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और ये भी याद रखना है बच्चों कि यह बोलने में ही प्रयोग होता है तथा प्रायः बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बोलियों में भी कुछ विषय थोड़ा ये भी बता देते हैं कि बोलियों में भी कुछ प्रसिद्ध साहित्य की रचना की गई है। कुछ जैसे कवि तुलसीदास, जिनकी रचना का नाम है रामचरितमानस, किस बोली में? अवधी बोली में रामचरितमानस का रचना किए थे। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, जिन्होंने अवधी भाषा में ही इसकी रचना की थी।
सूरदास सूरसागर ब्रज भाषा में रचना किए थे। विद्यापति पदावली, उन्होंने पदावली की रचना किस बोली में? मैथिली बोली में रचना किए थे। याद रखना है बच्चों, कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। किस अनुच्छेद? संविधान के किस अनुच्छेद? 343। अब आते हैं बच्चों लिपि। लिपि के बारे में जानकारी लेते हैं, बताते हैं। भाषा के लिखित रूप का माध्यम होता है लिपि। लिपि का अर्थ है लिखना या चिन्हित करना। इसका अर्थ क्या है भाई? अर्थ लिखना या चिन्हित करना, या सॉरी चिन्हित नहीं, चित्रित करना, चित्रित करना। भाषा में आई ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हें ही लिपि कहा जाता है। ये चिन्ह प्रत्येक भाषा के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक भाषा के अनुसार जो लिपि है वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। या हम लोग इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, भाषा में प्रयोग, भाषा में प्रयोग होने वाली ध्वनियों को, होने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था, किए गए चिन्हों की व्यवस्था क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि है। यानी भाषा में प्रयोग होने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था लिपि है या लिपि कहलाती है। तो यह बच्चों जान लेना है, प्रत्येक भाषा की भिन्न भिन्न लिपि होती है, परंतु कुछ भाषाओं की ध्वनियां भिन्न भिन्न होने पर भी उसकी लिपि जो है, उनकी लिपि जो होती है समान होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा जाता है तथा पाकिस्तान में कश्मीरी, सिंधी,
पंजाबी उर्दू भाषा को फारसी में लिखा जाता है। मैं आपको और प्रमुख भाषाओं तथा उनके लिपियों के नाम बता देता हूं कि पहले भाषा बोलूंगा, उसके बाद लिपि। ध्यान से बच्चों सुनिएगा। नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी जिसका लिपि है रोमन, ग्रीक लिपि भी क्या है, ग्रीक है, जापानी, जापानी का लिपि जो होता है हीरागाना। जापानी भाषा का हीरागाना इसका लिपि होता है। हीरागाना। फिर जर्मन भाषा का लिपि है रोमन। फ्रांसीसी भाषा का लिपि है रोमन। इटली का भाषा का लिपि है रोमन ही। टर्की भी, उसका भी जो है लिपि रोमन ही है। कोरियाई इसका है क्या, हांजा। मराठी भाषा का लिपि देवनागरी। तमिल भाषा का लिपि तमिल। गुजराती भाषा का लिपि जो है गुजराती ही है। बंगाली भाषा का लिपि जो है बांग्ला है। पंजाबी भाषा का लिपि जो है वह है गुरुमुखी। असमी भाषा का लिपि जो है बांग्ला है। हिंदी का तो हम लोग जानते ही हैं, उसका क्या है बच्चों, देवनागरी। उर्दू का फारसी या अरबी और संस्कृत का देवनागरी ही है। और गोवा भाषा, गोवा में जो भाषा बोली जाती है गोवा, वह उसका जो लिपि है कोंकणी है। तो ये तो बच्चों मैंने भाषाओं के लिपि के बारे में बताया। अब चलते हैं व्याकरण। क्या, व्याकरण। व्याकरण भाषा के मानक रूप को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों तथा वाक्यों की रचना आदि के लिए भाषा के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। बच्चों, मैंने आप लोग से भी सुना है कितना बच्चा बोलता है कि गाय चरता है। यह व्याकरण के अनुसार वाक्य जो है गलत है। सही तब होता जब हम लोग उस वाक्य को, यानी गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होता। तो यहां पर उस वाक्य को कैसे बोलेंगे, गाय चरती है। यानी जान लेना है कि प्रत्येक भाषा को शुद्ध बोलना या बोलने या लिखने के लिए या जो नियम होते हैं वह व्याकरण शास्त्र है। शुद्ध बोलने या लिखने के जो नियम निहित है वही व्याकरण शास्त्र है। या हम लोग कह सकते हैं कि भाषा के नियमों तथा व्यवस्था, भाषा के नियमों तथा व्यवस्था का ज्ञान कराने वाला शास्त्र का
ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या है? व्याकरण है। शास्त्र व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। क्या है? भाषा के नियमों तथा व्यवस्था का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों यह भी जान लेना है कि व्याकरण के जो हैं 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अब ये भी मन में आता होगा कि भाई सर बता रहे हैं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, तो वे कौन कौन है? पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा जो है क्या है भाई? वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो बच्चों ये सब के वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार को एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं अगली वीडियो में वर्ण विचार की जानकारी दूंगा और अपने व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास माला दिया हुआ है, उस अभ्यास माला को आप पूरा कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। उस अभ्यास माला को मैं जांच कर आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद। May God bless you and help you in your future.